नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और न्यूज नाइट में आज बात होगी राहुल गांधी को लेकर मचे सियासी घमासान की। जमीन के बदले नौकरी मामले में कोर्ट के आदेश के बाद आखिरकार तेजस्वी यादव पूछताछ के लिए सीबीआई के सामने पेश हुए तो उनकी बहन मीसा भारती से ईडी ने की पूछताछ। कर्नाटक के दावणगेरे में भाजपा की विजय संकल्प यात्रा महासंगम, आगामी चुनाव में जीत का प्रधानमंत्री ने जताया विश्वास। इन खबरों के साथ ही होगी देश दुनिया और खेल जगत की तमाम अन्य खबरें। सबसे पहले अभी तक की सुर्खियों पर डालते हैं नजर। माफी से राहुल गांधी का इनकार, भाजपा ने बताया पिछड़े वर्ग का अपमान। लोकतंत्र को कमजोर बताने वाले बयान पर राहुल की सफाई, कहा नहीं मांगी विदेशी ताकतों से मदद। रविशंकर प्रसाद ने कहा झूठ बोलना राहुल की फितरत। नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में सीबीआई के सामने पेश हुए तेजस्वी। मीसा भारती से प्रवर्तन निदेशालय ने की पूछताछ। तेजस्वी ने दिया भरोसा, पूछताछ में करेंगे सहयोग। भाजपा का पलटवार, कहा एजेंसियां मांग रही हैं कर्मों का हिसाब। कर्नाटक के दावणगेरे में भाजपा की विजय संकल्प यात्रा महासंगम, आगामी चुनाव में जीत का प्रधानमंत्री ने जताया विश्वास। विपक्षी दलों पर किया हमला, कहा अवसरवादी और स्वार्थी गठजोड़ में पहुंचाया है राज्य को नुकसान। बेंगलुरु व्हाइटफील्ड मेट्रो में प्रधानमंत्री ने की सवारी, खरीदा टिकट। 4,250 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ है बेंगलुरु मेट्रो फेज 2। चिकबल्लापुर में सत्य साई ग्राम में भी मधुसूदन साई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च का किया उद्घाटन। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री। छिंदवाड़ा में कांग्रेस की लटकाने भटकाने वाली कार्य संस्कृति पर किया राजनीतिक वार। छत्तीसगढ़ में सुकमा का किया दौरा। जगदलपुर में सीआरपीएफ के 84वें स्थापना दिवस में हुए शामिल। बडगाम रेलवे स्टेशन से बारामूला तक रेल मंत्री ने की यात्रा। रेलवे के प्रगति कार्यों का किया निरीक्षण, जताया भरोसा। 2023 के आखिर तक जम्मू श्रीनगर रेल लिंक का काम हो जाएगा पूरा। अगस्त 2024 में श्रीनगर तक दौड़ेगी वंदे भारत। कोविड-19 को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों को लिखा पत्र, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट कराने की दी सलाह। मांडविया ने कहा घबराने की नहीं है जरूरत। स्वास्थ्य इंफ्रा की तैयारियों को लेकर दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में होगा 26 मार्च को मॉक ड्रिल। और विश्व चैंपियनशिप मुक्केबाजी में नीतू ने जीता स्वर्ण। विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली छठी भारतीय मुक्केबाज। 48 किलोग्राम भार वर्ग में मंगोलिया की लुत्से खान अल्तान सितसेक को 5-0 से दी मात। तो न्यूज नाइट में सबसे पहले बात राहुल गांधी को लेकर छेड़े सियासी संग्राम की। राहुल गांधी को लेकर सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज राहुल गांधी ने एक बार फिर माफी मांगने से साफ इनकार किया तो भाजपा ने इसे पिछड़े वर्ग का अपमान बताया। भाजपा ने साफ कहा कि पूरे मामले में कानून सम्मत कार्रवाई करने के बजाय राहुल कर्नाटक के चुनावों में राजनीतिक लाभ लेना चाह रहे हैं। भाजपा ने कहा कि राहुल नाखून कटवाकर शहीद का दर्जा पाना चाहते हैं। मेरा नाम गांधी है, गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। यही है राहुल गांधी। जनसभा के दौरान मोदी समाज का जानबूझकर अपमान करते हैं। मामला कोर्ट में जाता है, माफी मांग लेने से बात खत्म हो सकती थी, लेकिन राहुल तो राहुल है। मेरा नाम गांधी है, गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। मामला 2019 का है, जब राहुल गांधी ने कर्नाटक में लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान एक जनसभा में मोदी सरनेम वालों के खिलाफ विवादित टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि सभी चोरों का नाम मोदी सरनेम क्यों है।
मामले पर भाजपा नेता और सूरत पश्चिम से विधायक पूर्णेश मोदी ने मामला दर्ज कराया और सूरत की अदालत ने मानहानि के मुकदमे में राहुल गांधी को दोषी मानते हुए 2 साल की सजा सुना दी। राहुल गांधी ने देश के पिछड़ों का अपमान किया है और आज फिर कहा जानबूझकर वो बोलते हैं, सोच समझकर बोलते हैं। तो मतलब सोच समझकर देश के पिछड़ों का अपमान किया है। भारतीय जनता पार्टी इसको बहुत ही गंभीर विषय बनाएगी और देश में इसका विरोध करेगी। कोर्ट से सजा मिलने के बाद लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(3) और अनुच्छेद 102(1) के तहत लोकसभा सचिवालय ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को अयोग्य ठहराते हुए सदस्यता रद्द कर दी। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें अयोग्यता को लेकर के जनप्रतिनिधि कानून को चुनौती दी गई है। दूसरी ओर कांग्रेस पूरी प्रक्रिया को राजनीतिक रंग देने में जुट गई है। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज देश में जगह जगह प्रदर्शन किए, जबकि भाजपा ने पलटवार कर कहा कि कांग्रेस कर्नाटक के आगामी चुनावों में फायदा लेना चाहती है। जब देश का कानून है कि आपको 2 साल की सजा होगी तो आप तुरंत डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे अगर आपके कन्विक्शन को कोर्ट स्टे नहीं करता। उसमें कोई विवेक नहीं है, सुप्रीम कोर्ट कह चुका है दिलीप थॉमस के केस में। तो राहुल गांधी की पार्टी की तरफ से उनको कोर्ट से स्टे दिलाने की कोशिश क्यों नहीं हुई? भाजपा यह कोशिश करना चाहती है, क्या नाखून कटाकर शहीद होने की कोशिश कर रहे हैं? इसके अलावा भाजपा ने राहुल गांधी के उन आरोपों का भी जवाब दिया जिसमें उन्होंने अडानी को लेकर भाजपा को घेरने की कोशिश की थी। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि गौतम अडानी की शेल कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपए के निवेश किए गए हैं, जबकि भाजपा ने इन आरोपों को बेबुनियाद करार दिया है। 20,000 crore rupees entering Mr. Adani's companies. Nobody knows whose money that is. That money cannot be Mr. Adani's money. He does not generate this type of money. अडानी जी को हमको डिफेंड नहीं करना है, भाजपा कभी डिफेंड नहीं करती है, लेकिन भाजपा किसी को फंसाती हुई भी नहीं है। मैं आज राहुल गांधी जी अडानी पर बहुत बोले हैं, तो थोड़ा बहुत संक्षेप में कुछ बातें हम अडानी प्रकरण के बारे में राहुल गांधी के संदर्भ में बताना चाहते हैं। 2004 से किसकी सरकार थी? मनमोहन सिंह की सरकार। किसके खंभे पर खड़ी थी? राहुल गांधी के खंभे पर। 2008 में यूपीए रूल में अडानी ग्रुप ने बुनियो कोल माइन इंडोनेशिया में खरीदा था, तो क्या मनमोहन सिंह गए थे, राहुल गांधी की आप गए थे? राहुल की अयोग्यता के मुद्दे को लेकर तमाम विपक्षी दल कांग्रेस के साथ नजर जरूर आ रहे हैं, लेकिन नेतृत्व देने में हिचक रहे हैं। ऐसे में विपक्षी एकता और कांग्रेस के दावे सब मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसे ही हैं। दिल्ली से विकास सारथी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और राहुल गांधी कैसे झूठ बोलते हैं, इसका एक और उदाहरण उन्होंने दिया। मामला उनके इंग्लैंड दौरे का है, जहां पर राहुल गांधी ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि देश में लोकतंत्र कमजोर हो रहा है और इसके लिए उन्होंने पश्चिमी देशों से हस्तक्षेप करने की मांग की थी। इसी बयान को लेकर भाजपा लगातार राहुल से माफी की मांग कर रही है, लेकिन कमाल यह कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इससे साफ इनकार कर दिया। लेकिन भाजपा ने इसे लेकर राहुल गांधी से अब फिर सवाल पूछे हैं। मंत्रियों ने पार्लियामेंट में झूठ बोला कि मैंने विदेशी ताकतों से मदद मांगी। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की है। राहुल गांधी ने फिर झूठ बोला। क्या बोला? कि मैंने लंदन में कुछ नहीं कहा था। मतलब क्या कहा? कि भारत में लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, इसके लिए अमेरिका और यूरोपियन कंट्री ध्यान नहीं दे रहे हैं, यह समस्या है। ध्यान देने का मतलब क्या है? यहां हस्तक्षेप करें, यही तो हम कह रहे हैं। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों से राहुल गांधी का अनुचित व्यवहार भी सामने आया। मीडिया द्वारा सवाल पूछे जाने पर वे भड़क गए। पहला आपका अटेम्प्ट वहां से आया, दूसरा आपका अटेम्प्ट यहां से आया, तीसरा आपका अटेम्प्ट यहां से आया। आप इतनी डायरेक्टली बीजेपी के लिए क्यों काम कर रहे हो? थोड़ी डिस्कशन से करो यार, थोड़ा घूम घाम के पूछो। क्या आपको ऑर्डर दिया है क्या? देखो मुस्कुरा रहे हैं। घूम घाम, मैं आपको उदाहरण देता हूं। आप थोड़ा घूम घाम के निकाल नुकुल के बोलो। देखो ऐसे बोलो पहले, राहुल जी, हाँ, तो प्लीज
If you want to work for the BJP, then bring a BJP flag symbol here and put it on your chest. Then I'll answer you the same way I answer them. Don't pretend to be a pressman. और पत्रकारों के एक संगठन एनयूजे इंडिया ने राहुल गांधी के इस व्यवहार की निंदा की है। संगठन ने कहा कि लोकतंत्र की दुहाई देने वाले राहुल गांधी सवालों से बौखलाए नहीं, मीडिया को सवाल पूछने का हक है, जवाब दीजिए। और भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में लालू प्रसाद यादव के परिवार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जमीन के बदले नौकरी मामले में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद आज सीबीआई के सामने पूछताछ के लिए पेश होना ही पड़ा। वहीं तेजस्वी की बहन और आरजेडी की राज्यसभा सांसद मीसा भारती इसी मामले में ईडी के सामने पेश हुई। नौकरी के बदले जमीन मामले में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव आखिरकार सीबीआई के सामने शनिवार को पूछताछ के लिए पेश हुए। पेशी से पहले तेजस्वी ने कहा कि वो जांच एजेंसियों को सहयोग करेंगे, व सच के लिए उनकी लड़ाई जारी रहेगी। लेकिन यह भी सच है कि इससे पहले 3 अवसरों पर सीबीआई के बुलाने पर भी वो पेश नहीं हुए थे। इससे पहले उन्हें 4, 11 और 14 मार्च को जांच में शामिल होने के लिए बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया था। सीबीआई के समन के खिलाफ तेजस्वी यादव ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए 16 मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट ने तेजस्वी यादव को 25 मार्च को सीबीआई के सामने पेश होने का निर्देश दिया था। इससे पहले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव और राबड़ी देवी से भी सीबीआई पूछताछ कर चुकी है। लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती की पिछले दिनों दिल्ली की एक अदालत में पेशी हुई थी, जिसमें उन्हें जमानत मिल गई थी। इधर भाजपा नेता अरविंद कुमार सिंह ने कहा है कि तेजस्वी यादव से उनके कर्मों का हिसाब सीबीआई मांग रही है। घपले के विरासत से सियासत शुरू करने वाले बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी, आप सीबीआई से डरिए मत। न्यायालय ने भी आपको आदेश दिया था, आज आप सीबीआई को फेस करेंगे। आप अपना पक्ष रखिए। सीबीआई भारत के संविधान के तहत प्रदत्त अधिकारों के साथ आपको बुलाया है। आपने जो कर्म किया है उसी के लिए बुलाया है। वहीं दूसरी ओर तेजस्वी की बहन और आरजेडी सांसद मीसा भारती से भी आज ईडी ने इसी मामले में पूछताछ की। ये पूरा मामला 2004 से 2009 के बीच का है, जब लालू प्रसाद यादव यूपीए सरकार में रेल मंत्री थे। सीबीआई की पहली चार्जशीट के मुताबिक भर्ती के लिए रेलवे के निर्धारित मानदंडों और प्रक्रियाओं का उल्लंघन करते हुए मध्य रेलवे में उम्मीदवारों की अनियमित तरीके से नियुक्तियां की गई थी। सीबीआई ने अपने आरोप पत्र में कहा है कि लालू प्रसाद यादव ने रेलवे में नौकरी दिलाने के बदले उम्मीदवारों और उनके परिवार के लोगों के मालिकाना हक वाली जमीनें अपनी पत्नी राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती के नाम पर ट्रांसफर करा ली थी। खबरों के मुताबिक दिल्ली में मौजूद एक ऐसी ही संपत्ति का बाजार मूल्य 150 करोड़ रुपए है, लेकिन यादव परिवार से जुड़ी शेल कंपनी ने इसे कथित तौर पर महज 4 लाख रुपए में खरीदा था। अब भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा कि इस पूरे मामले में तेजस्वी यादव को भी जवाब देने की जरूरत है। जिस मकान में ईडी ने तेजस्वी यादव से पूछताछ की, वो मकान है D1088 न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, नई दिल्ली का 4 मंजिला आलीशान मकान है, जिसकी कीमत 150 करोड़ रुपए से ज्यादा है, और जिस मकान के आज मालिक हैं तेजस्वी प्रसाद यादव, और एक कंपनी जिसका नाम है AK इंफोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, उस कंपनी के भी मालिक हैं तेजस्वी प्रसाद यादव। लालू परिवार पर भ्रष्टाचार का ये कोई पहला मामला नहीं है, लेकिन खास बात है कि अब परिवार की नई पीढ़ी भी इन कथित घपलों घोटालों में शामिल दिखाई दे रही है। नई दिल्ली से अभिषेक सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और न्यूज राइट में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। It's another 6. रिचार्ज, जल्दी रिचार्ज करा। ये क्या किया?
मैच तो गया। पेमेंट कैसे करेंगे? टोकनाइज कार्ड से। टोकन? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए आरबीआई लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स, ओटीपी, सीवीवी डालकर टोकन जनरेट कीजिए। कार्ड भी सुरक्षित और बार बार डिटेल्स भरने की नो झंझट। वही सुविधा अधिक सुरक्षित। ऑलराउंडर वो की मैं आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाओं की कीमत बाजार में जो दवाएं मिलती हैं उसी क्वालिटी की, लेकिन जन औषधि केंद्र में 50% से 90% तक उसकी कीमत कम होती है। भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत अब तक देश भर में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जहां पर 1759 से अधिक दवाइयां और 280 सर्जिकल उपकरण बहुत ही कम कीमतों पर उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें या टोल फ्री नंबर पर कॉल करें। सस्ती एवं उत्तम दवाएं जन औषधि केंद्र से लाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देवनगिरी में विजय संकल्प यात्रा के समापन समारोह में शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई ने चुनाव पूर्व अभियान के तहत राज्य के 224 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में लगभग 8000 किलोमीटर लंबी यात्रा की थी। विजय संकल्प रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक की डबल इंजन सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि कर्नाटक ने भाजपा की धमाकेदार वापसी का मन बना लिया है। पीएम ने कहा कि आज दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा कर्नाटक को विकसित भारत का ड्राइविंग फोर्स बनाना चाहती है, जबकि कांग्रेस कर्नाटक को नेताओं की तिजोरियां भरने वाले एटीएम के रूप में देखती है। पीएम ने कहा कि कर्नाटक ने अवसरवादी और स्वार्थी गठबंधन की सरकारों का लंबा दौर देखा है। ऐसी सरकारों से कर्नाटक को हमेशा नुकसान हुआ है, इसलिए कर्नाटक के तेज विकास के लिए भाजपा की पूर्ण बहुमत की स्थिर सरकार बेहद जरूरी है। आज कर्नाटका के करीब करीब 60 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का लाभ मिल रहा है। केंद्र सरकार पीएम किसान सम्मान निधि के जो पैसे भेजती है, कर्नाटका की भाजपा सरकार उसमें और पैसे जोड़कर हमारे किसान भाइयों की ज्यादा मदद कर रही है। यही है डबल इंजन सरकार का डबल फायदा। आज हिमाचल की जनता कांग्रेस को बार बार पूछ रही है कि चुनाव के समय जो वादे लेकर के आए थे, जो गारंटियां लेकर के आए थे, अभी तो 3 महीने नहीं हुए, उन गारंटियों का क्या हुआ? ये सब हवा में उड़ गई। कर्नाटका के लोग भी जागते रहे। ये ऐसे ही खेल खेलने वाले के लिए कर्नाटक एक मौका न देना। कांग्रेस ऐसे ही जनता को धोखा देने में माहिर है। कांग्रेस वाले कहते हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। ये कांग्रेस वाले कहते हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी, लेकिन ये कांग्रेस के लोगों को पता नहीं कि कर्नाटका के लोगों ने संकल्प ले लिया है। अगर उनका संकल्प है मोदी तेरी कब्र खुदेगी, तो कर्नाटका का सपना है मोदी तेरा कमल खिलेगा। भाजपा की पूर्ण बहुमत वाली मजबूत स्थिर सरकार ये कर्नाटका के लिए आज समय की मांग है। कर्नाटका के उज्जवल भविष्य के लिए ये बहुत आवश्यक है। मैं कल सोशल मीडिया पर कर्नाटका का ही एक वीडियो देख रहा था। एक पार्टी के बड़े नेता
कर्नाटका के पूर्व मुख्यमंत्री उनकी ही पार्टी के एक कार्यकर्ता को सार्वजनिक रूप से थप्पड़ मारने का आनंद ले रहे थे। जो अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं कर सकते, वो जनता जनार्दन का सम्मान क्या करेंगे। मुझे गर्व है कि भाजपा में कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। हम सभी कार्यकर्ता बिल्कुल बराबर है। और कर्नाटक के चिकबल्लापुर जिले के मुंडेनहल्ली में श्री मधुसूदन साई आयुर्विज्ञान और अनुसंधान संस्थान का प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया। इसकी स्थापना श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी फॉर ह्यूमन एक्सीलेंस ने की है। इस संस्थान में एमबीबीएस की 100 सीटें होंगी और चिकित्सा शिक्षा तथा गरीबों के लिए इलाज की सुविधा निःशुल्क मिलेगी। आजादी के अमृत महोत्सव में देश ने विकसित होने का संकल्प लिया है। लोग पूछते हैं, इतने कम समय में भारत विकसित कैसे बनेगा? इस सवाल का एक ही जवाब है, सबका प्रयास। ये मेडिकल शिक्षा में अवसरों के नए द्वार और उम्दा स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की शानदार पहल है। कर्नाटक के चिकबल्लापुर में श्री मधुसूदन साई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च क्षेत्र में लोगों के लिए बड़ी सौगात साबित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को इसका शुभारंभ किया। एक ग्रामीण क्षेत्र में स्थित और चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवा में गैर व्यवसायीकरण की दृष्टि से स्थापित ये संस्थान पूरी तरह निःशुल्क चिकित्सा शिक्षा और चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराएगा। इसे श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी फॉर ह्यूमन एक्सीलेंस द्वारा चिकबल्लापुर के मुद्देनहल्ली में सत्य साई ग्राम में स्थापित किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस पहल को सराहते हुए विश्वास व्यक्त किया कि इससे लोगों को बहुत लाभ होगा। पीएम मोदी ने मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में अपनी सरकार द्वारा किए गए कामों का जिक्र किया। साल 2014 में हमारे देश में 380 से भी कम मेडिकल कॉलेज थे, लेस देन 380। आज देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर के 650 से भी अधिक हो गई है। इनमें से 40 मेडिकल कॉलेज एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में बने हैं, जो जिले विकास के हर पहलू में पीछे थे, वहां पर मेडिकल कॉलेज बने हैं। पीएम मोदी ने कहा कि पिछली सरकारों ने कन्नड़ जैसी समृद्ध भाषाओं में मेडिकल आदि की पढ़ाई के लिए कदम नहीं उठाए। उन्होंने कहा कि ये विकल्प उनकी सरकार ने उपलब्ध कराया है। ये राजनीतिक दल नहीं चाहते थे कि गांव, गरीब, दलित, पिछड़े परिवार को बेटे बेटी भी डॉक्टर इंजीनियर बन सके। गरीबों के हित में काम करने वाली हमारी सरकार ने कन्नड़ा सहित सभी भारतीय भाषाओं में मेडिकल की पढ़ाई का विकल्प दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक को विकास की एक और सौगात देते हुए बेंगलुरु मेट्रो की व्हाइटफील्ड कादुगोड़ी से कृष्णराजपुरा मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया। लगभग 4,250 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित इस मेट्रो लाइन से यात्रियों को एक स्वच्छ, सुरक्षित, तेज और आरामदायक यात्रा की सुविधा उपलब्ध हो गई है। ये मेट्रो लाइन आवागमन को और आसान बनाएगी तथा शहर में यातायात की भीड़ को कम करेगी। पीएम मोदी ने इस अवसर पर एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने मेट्रो लाइन के शुभारंभ के बाद मेट्रो ट्रेन में सवारी भी की। पीएम ने ट्रेन में मौजूद यात्रियों से बातचीत की। तापस भट्टाचार्य और नीरज सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के चिकबल्लापुर में सर एम विश्वेश्वरैया की समाधि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। पीएम ने वहां पुष्पांजलि अर्पित करके नमन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्वेश्वरैया संग्रहालय का भी दौरा किया। यह शानदार संग्रहालय भारत रत्न एम विश्वेश्वरैया की स्मृति को समर्पित है। इसमें उनसे जुड़ी यादों को सहेजा गया है। भारत के आर्किटेक्ट्स में से एक सर एम विश्वेश्वरैया की जन्मस्थली है। अभी मुझे इस पुण्य भूमि से प्रेरणा लेकर ही उन्होंने किसानों, सामान्य जनों के लिए नए इनोवेशन किए, इंजीनियरिंग के बेहतरीन प्रोजेक्ट्स बनाए। इस पुण्य भूमि को मैं सर झुका करके नमन करता हूं। वहीं कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 124 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। पार्टी ने कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एम सिद्धरमैया को वरुणा विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार कनकपुरा से प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। निर्वाचन आयोग ने अभी कर्नाटक के लिए विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा नहीं की है। समिति की अध्यक्षता कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने की। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची जारी करने वाली कांग्रेस पहली पार्टी है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। चैम्प, मारते रहना है छक्का। हाँ। तो गो होम एंड हैंड वॉश पक्का। हैंड वॉश रिमाइंडर बाय योर हैंड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर का हाथ। सेवलॉन स्वस्थ इंडिया मिशन। आज सुबह सुबह दुकान छोड़कर कहाँ जा रहे हो? मैं चला फूड सेफ्टी का लाइसेंस बनवाने। अब ये कौन सा नया लाइसेंस आ गया? नया नहीं भाई, बहुत जरूरी लाइसेंस है। ये लाइसेंस अब सभी खाद्य सामग्री का व्यापार करने वालों के लिए अनिवार्य है। परंतु मेरी दुकान और काम तो बहुत छोटा है, फिर भी मुझे ये लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। तुमने बिल्कुल सही सवाल पूछा है। जिनका सालाना व्यापार 12 लाख रुपए से कम है, उनके लिए रजिस्ट्रेशन की सुविधा है, और वो भी सिर्फ 100 रुपए के मामूली से शुल्क पर। और जिनका व्यापार 12 लाख रुपए से ज्यादा है, वो 2000 रुपए के शुल्क पर लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा भाई, अब ये तो बताओ, इस लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन के फायदे क्या हैं हम लोगों के लिए? इसके बहुत से फायदे हैं, जैसे ये हमें कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है, कस्टमर के बीच हमारी साख मजबूत करता है, जिससे हमारा व्यापार बढ़ता है, और सबसे जरूरी बात, खाद्य सुरक्षा को मजबूत बनाता है, जो हम सबकी एक जिम्मेदारी भी है। अरे वाह, एक लाइसेंस के इतने सारे फायदे। ये तो हम सभी खाद्य सामग्री बेचने वालों को तुरंत ले लेना चाहिए। रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। हाँ जरूर चलो, दोनों साथ चलते हैं। फूड सेफ्टी का रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस आप खुद से ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर डिपार्टमेंट ऑफ फूड सेफ्टी जो मयूर भवन कनॉट प्लेस पर स्थित है के सुविधा केंद्र की मदद से भी अप्लाई कर सकते हैं। दिल्ली खाद्य संरक्षा विभाग द्वारा जनहित में जारी। हमारा डेजर्ट आ गया, पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। So girls, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और अमेरिका में कुछ बैंकों की विफलता और क्रेडिट स्विस द्वारा सामना किए गए संकट के बीच स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रबंध निदेशकों के साथ मुलाकात की।
वित्त मंत्रालय ने एक ट्वीट में बताया कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विभिन्न वित्तीय दक्षता और समग्र स्थिति के मानदंडों पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रदर्शन की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। यह समीक्षा बैठक ऐसे समय में हुई जब सिलिकॉन वैली बैंक की हाल की विफलता और अन्य अमेरिकी बैंकिंग क्षेत्र अस्थिर है। ऐसे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की बैठक कई मायनों में अहम रही। बैठक में वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत कराड़, वित्तीय सेवा विभाग के सचिव, भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष और अन्य सरकारी बैंकों के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी शामिल रहे। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ने शनिवार को उन्होंने दौरा किया। एक तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छिंदवाड़ा में कांग्रेस की लटकाने भटकाने वाली कार्य संस्कृति पर राजनीतिक वार किया, तो दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 84वें स्थापना दिवस के छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। साथ ही छत्तीसगढ़ के सुकमा का भी उन्होंने दौरा किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के पुलिस लाइन मैदान में महाविजय उद्घोष जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस पार्टी आजादी के बाद से धारा 370 को लटकाती थी, भटकाती थी, लेकिन हटाती नहीं थी। कांग्रेस पार्टी आजादी से अब तक धारा 370 को लटकाती थी, भटकाती थी, अटकाती थी, नहीं हटाती थी। मोदी जी ने एक दिन 5 अगस्त 2019 को संसद में एक बिल लाकर धारा 370 को समाप्त कर दिया। इसके साथ ही भारत माता का मुकुटमणि हमारा कश्मीर हमेशा के लिए भारत के साथ जुड़ गया। ये नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा तो दिया, लेकिन गरीबों के लिए कोई काम नहीं किया। जब 2014 में देश की जनता ने मोदी जी को चुनकर भेजा, मोदी जी ने कहा कि ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की गरीब, पिछड़े, आदिवासी और दलितों की सरकार है। कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा तो दिया, पर गरीबों के लिए कोई काम नहीं किया। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 84वां स्थापना दिवस छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। गृह मंत्री ने सीआरपीएफ के लिए देश की सेवा करते हुए सर्वोच्च बलिदान देने वाले जवानों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने इस अवसर पर आयोजित परेड की सलामी भी ली। इस अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह ने देश की सुरक्षा और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के निर्वहन में योगदान के लिए भी सीआरपीएफ की खूब सराहना की। चाहे जम्मू कश्मीर का क्षेत्र हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट की अशांति के खिलाफ लड़ना हो, चाहे वामपंथी उग्रवाद के क्षेत्र के अंदर पल पल सजग रहते हुए, वीरता प्रदर्शित करते हुए जवानों ने जान जोखिम में डालकर आदिवासियों तक विकास को पहुंचाना हो। हर क्षेत्र के अंदर सीआरपीएफ के जवानों ने अप्रतिम शौर्य और बहादुरी का परिचय देश की जनता के सामने और समग्र दुनिया के सामने देने का हमेशा काम किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीआरपीएफ के 174 करोड़ की लागत वाले 3 विकास कार्यों का भी लोकार्पण किया। इसके साथ ही आकाशवाणी ने हल्बी भाषा में प्रसार भारती के साप्ताहिक समाचार बुलेटिन की भी शुरुआत की। केंद्रीय गृह मंत्री ने छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की भाषा में पहला समाचार बुलेटिन शुरू करने के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन को बधाई दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे के दौरान सुकमा के घोर नक्सल प्रभावित पोटकपल्ली कैंप पहुंचे। पोटकपल्ली कैंप में उन्होंने जवानों से मुलाकात की और उनका हौसला बढ़ाया। अमित शाह ने ग्रामीणों व स्कूल के बच्चों के साथ भी बातचीत की। रजनीश त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव शनिवार को जम्मू कश्मीर पहुंचे। अश्विनी वैष्णव ने रेल अधिकारियों के साथ बडगाम रेलवे स्टेशन से बारामूला रेलवे स्टेशन तक ट्रेन से यात्रा की।
इस दौरान उन्होंने बताया कि वंदे भारत एक्सप्रेस को जम्मू कश्मीर के मौसम के हिसाब से तैयार किया जा रहा है। वंदे भारत ट्रेन 2024 तक श्रीनगर तक दौड़ेगी। उन्होंने कहा कि कश्मीर में अगले साल वंदे भारत ट्रेनें चलेंगी क्योंकि जम्मू श्रीनगर रेल लिंक इस साल के अंत तक खुल जाएगा। जम्मू कश्मीर की जो स्पेशल वेदर कंडीशंस हैं उसके हिसाब से वंदे भारत की डिज़ाइनिंग हो रही है, क्योंकि यहाँ पे पानी फ्रीज हो जाता है, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकल सिस्टम है उसमें स्पेशल रिक्वायरमेंट होते हैं, उन सब के हिसाब से वंदे भारत की डिज़ाइनिंग हो रही है। 2024 के अगस्त तक जम्मू कश्मीर में श्रीनगर वैली में भी वंदे भारत आएगी। और केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने देश में बढ़ते कोविड के मामलों और मौसमी वायरल बुखार जैसी सांस की बीमारियों को लेकर एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बढ़ते फ्लू के मामलों पर ध्यान देने की सलाह दी गई है। एडवाइजरी में बताया गया है कि इन्फ्लुएंजा के इन मामलों के संक्रमण को भी सार्वजनिक स्वास्थ्य के साधारण उपाय करके नियंत्रित किया जा सकता है। लोगों को मास्क लगाने, हाथ धोने और लक्षण नजर आने पर जांच कराने जैसे स्वास्थ्य संबंधी ध्यान रखने की जरूरत है। साथ ही एडवाइजरी में अस्पतालों को दवाइयों, ऑक्सीजन और आईसीयू बेड जैसी जरूरी चीजें तैयार रखने की भी सलाह दी गई है। इसी के साथ केंद्र सरकार कोरोना वायरस को लेकर 10 और 11 अप्रैल को राष्ट्रीय स्तर पर मॉक ड्रिल का आयोजन करेगी। मॉक ड्रिल में आईसीयू बेड, मेडिकल इक्विपमेंट्स, ऑक्सीजन और मैन पावर की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। कोविड के बढ़ते मामलों पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कोविड प्रोटोकॉल के पालन करने की सलाह दी। मनसुख मांडविया ने कहा कि कोविड के नए वेरिएंट से घबराने की जरूरत नहीं है। आज तक कोरोना के मिले सभी वेरिएंट्स पर हमारी वैक्सीन असरदार रही है। कोविड का जो नया वेरिएंट अभी देश में दिखाई दे रहा है, ये हमारे देश में चल रहे XX1 वेरिएंट का ही एक पार्ट है, उसका म्यूटेट हुआ वर्जन है और हमें सतर्क अवश्य रहना है, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। आज तक देश में 216 म्यूटेट होकर नए वेरिएंट अभी तक पाया गया। कोई भी नया वेरिएंट आता है, जीनोम सीक्वेंसिंग से हमें पता चलता है तो तुरंत वेरिएंट को आइसोलेट किया जाता है। उसके ऊपर हमारी वैक्सीन की इफेक्ट है कि नहीं है उसकी स्टडी की जाती है। आज तक जो भी वेरिएंट मिले हैं सभी वेरिएंट पर हमारी वैक्सीन इफेक्टिव रही है। और अब नजर डालते हैं कोरोना संक्रमण के ताजा आंकड़ों पर। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1590 नए मामले दर्ज किए गए। साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 1.23% दर्ज किया गया। इसके साथ ही दैनिक पॉजिटिविटी रेट 1.33% दर्ज किया गया। देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 8601 है। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC हर पल आपके साथ। ये किया बट नो हैंड वॉश, जम्स करेंगे आउट। हैंड वॉश रिमाइंडर बाय हैंड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर का हाथ, सेवलॉन स्वस्थ इंडिया मिशन। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। संसद रत्न पुरस्कार 2023 का आयोजन दिल्ली के महाराष्ट्र भवन में हुआ। इन पुरस्कारों में इस बार 13 सांसदों को सम्मानित किया गया। इनमें लोकसभा से 8 और राज्यसभा से 5 सदस्य शामिल हैं।
जिसमें 3 सदस्य सेवानिवृत्त हैं। इन पुरस्कारों की शुरुआत प्राइम पॉइंट फाउंडेशन ने की थी। पुरस्कारों के लिए नामों का चयन केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की अध्यक्षता और भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एस कृष्णमूर्ति की सह अध्यक्षता वाली एक जूरी समिति ने की। समिति में प्रतिष्ठित सांसद और नागरिक समाज के सदस्य भी शामिल थे। मेरे लिए जब यह संसद रत्न अवार्ड मिल रहा है तो मुझे गर्व इस बात का हो रहा है कि मैं मानवीय जीवन के सबसे गरीबी तबके से उठकर देश के सर्वोच्च पार्लियामेंट में पहुंचा और उस पार्लियामेंट में काम करते हुए जब ये पुरस्कार मिलता है तो निश्चित भारतीय लोकशाही में अभी भी बहुत कुछ बचा है, ऐसा मानने के लिए जगह है। और यही हमारे देश की खूबसूरती है कि सभी को अपना हक, अगर आप प्रामाणिकता और परिश्रम से काम करते हो तो आपके कोई गॉडफादर न भी हो, आप बहुत पैसे वाले न हो, आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हो न हो, तो भी सामान्य लोगों की मंशा को जो पूरा करता है उसके पीछे जनता खड़ी होती है और जनता की ताकत से ये सारा बनता है और ये मेरे लिए बना है, ऐसा मैं मानता हूँ। लोग भी इस पुरस्कार को बहुत मानते हैं और जब भी ये हम लोगों को पुरस्कार मिलता है और मुझे ये दूसरी बार मिल रहा है तो क्षेत्र से बहुत लोगों की शुभकामनाएं आती हैं, बहुत लोग कंग्रेचुलेशंस भेजते हैं सोशल मीडिया पे, तो उसमें भी बड़ी खुशी मिलती है क्योंकि तब हमें पता चलता है कि जो हम लोगों का काम यहाँ दिल्ली में हो रहा है उसको लोग जानते हैं, पहचानते हैं और उसको सम्मान भी देते हैं। और नई दिल्ली के राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र में आज नव प्रवर्तन महोत्सव की शुरुआत हुई। 2 दिनों तक चलने वाले इस नव प्रवर्तन महोत्सव में स्कूली छात्र छात्राएं अपने नवाचारों को प्रदर्शित कर रहे हैं। युवाओं को नवाचार का एक मंच मुहैया कराने के मकसद से इस महोत्सव का आयोजन किया गया है। युवाओं में विज्ञान और तकनीक के प्रति अभिरुचि पैदा करने और उनके नवाचारों को एक मंच मुहैया कराने के मकसद से नई दिल्ली के राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र में नव प्रवर्तन महोत्सव आयोजित किया गया है। 2 दिनों तक चलने वाले नव प्रवर्तन महोत्सव की शनिवार को शुरुआत हुई। लोगों के बीच रचनात्मकता को प्रोत्साहित करना इस आयोजन का प्रमुख उद्देश्य है। इससे बच्चों में एक तरह की जान आ जाती है कि ये इनोवेशन से काम होएगा, उनको अप्रिसिएशन मिलता है और नर्चर होते हैं राइट फ्रॉम चाइल्डहुड कि कैसे इनोवेशन करना है और क्या रेलेवेंट इनोवेशन है। तो इस तरीके के समारोह से बहुत फर्क पड़ेगा आगे चलकर। नव प्रवर्तन महोत्सव के दौरान इनोवेशन फेयर और स्टार्टअप एग्जीबिशन के अलावा छात्रों और आम लोगों के लिए कई इनोवेटिव चैलेंज और प्रतियोगिताएं आयोजित की गई हैं। साथ ही विज्ञान क्षेत्र से जुड़े प्रमुख लोगों के लेक्चर भी आयोजित किए गए हैं। आजकल इनोवेशन का दौर है, नया कुछ बनाना, टिंकरिंग जैसे कहते हैं, उस तरह का काम करके कुछ नई चीज़ें निकाल के ले आना। डिस्कवरी, इन्वेंशन, ये थोड़ा रिसोर्स इंटेंसिव प्रोसेस कहा जा सकता है, पैसे लगते हैं, इसमें लोग लगते हैं। इनोवेशन एक आदमी अपने घर पे बैठ के कभी कर सकता है, तो ये एक इनोवेशन का एक फॉस्टर करने के लिए लोगों में ये किया जा रहा है हर साल। नव प्रवर्तन महोत्सव में स्कूली छात्र छात्राओं ने अपने नवाचारों को प्रदर्शित किया है, जिसे काफी सराहा जा रहा है। ये एंट्री एंड एग्जिट डिवाइस लोगों की पब्लिक प्लेसेस में एंट्री एंड एग्जिट को मेंटेन करने में मदद करता है। ये ओवर क्राउडिंग को कम करने में मदद कर देता है। जैसे कि यहाँ पे एक मार्केट है, इसमें 100 लोग ही घुस सकते हैं। जब 100 लोग घुस जाएंगे तो ये 2 सेंसर्स हैं, ये सेंस कर देंगे और एंट्री ये रिस्ट्रिक्ट कर देगा। लेकिन और फिर जब वो निकल जाएंगे तो ये सेंसर सेंस कर लेंगे और एंट्री परमिट हो जाएगी। न्यूबॉर्न के लिए बहुत स्पेसिफिक रेंज होती है 36.5 टू 37.5 डिग्री सेल्सियस टू प्रिवेंट हाइपोथर्मिया। इस वजह से हमने एक ब्लैंकेट वो बनाया है जो न्यूबॉर्न बेबी का टेम्परेचर 36.5 टू 37.5 डिग्रीज के बीच में रखता है। 38 डिग्रीज पे आते ही वो वार्निंग बेल रिंग करने लग जाता है। 39 पे सर्किट ब्रेक हो जाता है। सर्किट ब्रेक होने की वजह से बेबी को जो है कोई एक्स्ट्रा हीट नहीं मिलती है। पिछले कुछ सालों में देश में स्टार्टअप की संस्कृति विकसित हुई है और स्कूल और कॉलेज के छात्र नवाचार के लिए बढ़ चढ़कर आगे आ रहे हैं। नव प्रवर्तन महोत्सव जैसे आयोजन युवा पीढ़ी में विज्ञान और तकनीक के प्रति रुझान पैदा करने में मददगार साबित हो रहे हैं। निशांत सौरभ, डीडी न्यूज, दिल्ली।
और प्रधानमंत्री मोदी ने देश में कौशल विकास और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास किए हैं। बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में अटल इनोवेशन मिशन भी मददगार साबित हुआ है। लोगों के लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात, जो कि 24 जुलाई 2016 को प्रसारित हुआ था, उसमें प्रधानमंत्री ने उद्यम के लिए इनोवेशन के महत्व पर जोर दिया था। जब मैं लेटेस्ट एम टू इनोवेट कहता हूं तो मेरा एम का मतलब है अटल इनोवेशन मिशन। नीति आयोग के द्वारा अटल इनोवेशन मिशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। एक इरादा है कि इस एम के द्वारा, अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा पूरे देश में एक इकोसिस्टम तैयार हो। इनोवेशन, एक्सपेरिमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, ये एक सिलसिला चले और उससे नए रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ने वाली हैं। हमने नेक्स्ट जनरेशन इनोवेटर्स अगर तैयार करने हैं तो हमारे बालकों को उसके साथ जोड़ना पड़ेगा। और बात महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप की। दिल्ली में चल रही महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारतीय महिला मुक्केबाजों ने 2 गोल्ड अपने नाम किए हैं। स्वीटी ने 81 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है, तो वहीं नीतू ने भी इतिहास रच दिया है। नीतू ने 48 किलोग्राम भार वर्ग के मुकाबले में मंगोलिया की मुक्केबाज लुत्साईखान अल्टासेत्सेग को चारों खाने चित करके स्वर्ण पदक अपने नाम किया। नीतू ने मुकाबले को 5-0 से अपने नाम किया और बड़ी बात यह रही कि नीतू ने अपने बाकी मुकाबलों की तरह इस मुकाबले में भी खुद को एग्रेसिव मोड पर आगे बढ़ाया। उनके आक्रामकता के आगे विरोधी मुक्केबाज जमीन पर धराशायी नजर आई। तो भारतीय महिला मुक्केबाज नीतू घंघास ने विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा और खुशी की लहर पूरे देश में चली गई। ऐसे में नीतू का परिवार भी इससे अलग नहीं है। नीतू का मुकाबला देखने पिता के साथ परिवार के अन्य सदस्य और कोच भी आए, जिन्होंने बेटी की जीत को उनके परिवार की और उनके करियर की सबसे बड़ी सफलता करार दिया। नीतू के परिवार और कोच से खास बातचीत की हमारे संवाददाता नारायण सिंह ने। नीतू घंघास ने विमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत को पहला गोल्ड दिला दिया है और अभी हमारे साथ हैं उनके परिवार वाले, उनके पिताजी हमारे साथ हैं। तो सर, पिछले बार नीतू चूक गई थी मेडल जीतने से, इस बार गोल्ड जीता है नीतू ने। किस तरह से देखते हैं इस उपलब्धि को आप? बहुत ज्यादा खुशी है हमें। नीतू ने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है नीतू की। पहले नीतू ने कॉमनवेल्थ में गोल्ड जीता था और पिछली बार नीतू मेडल नहीं ला सकी, तो अब वो भरपाई पूरी कर दी, अपने देश के लिए गोल्ड मेडल जीत दिया नीतू ने। बहुत अच्छा लग रहा है। पिछले बार का जो कैंपेन था विमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में, उसका तो क्या देखते हैं, कितना इंप्रूवमेंट आया उस कैंपेन के बाद? अब जिस तरह से वो मैच खेलती है, 3 उसके विंस थे, जो इनिशियल विंस थे वो RSC विंस थे, तो किस तरह देखते हैं जो बदलाव आया नीतू में इस बीच? नीतू ने बहुत ज्यादा मेहनत करी है। जगदीश कोच साहब हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत कराई नीतू की, इसलिए नीतू ने अब ये गोल्ड मेडल जीता है। तो जो उनके कोच साहब है जगदीश सर, उन्होंने भी बहुत मेहनत कराई नीतू पर और वो गोल्ड मेडल जीत रही है इतनी प्रतिष्ठित विमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में। कोच साहब भी हमारे साथ। वर्ल्ड चैंपियनशिप में जो पहली 3 बाउट थी, नीतू ने RSC किया, तो उससे जो इसके ओपोनेंट थे उनके ऊपर एक बहुत बड़ा दबाव था कि नीतू एक बहुत हार्ड हीटर है और यही कारण था कि आज आपने देखा होगा कि बार बार उसकी ओपोनेंट थी वो क्लिंच कर रही थी, उसको गुत्थम गुत्था करके गिरा रही थी ताकि उसको मुक्का मारने का मौका ना मिले। नीतू एक बहुत टैलेंटेड बॉक्सर है। इसने कॉमनवेल्थ में अपनी मैरी कॉम को रिप्लेस किया था और उसकी जगह ये कॉमनवेल्थ में गई थी, इसने देश को गोल्ड मेडल दिया था। अभी विश्व चैंपियन बनी है। ये हमारी सभी बेटियों के लिए और हमारे देश के लिए गौरव की बात है। तो मानते हैं कि जिस तरह से मैचेस नीतू खेल रही है, अगली मैरी कॉम बन सकती है वो? देखो, मैरी कॉम तो एक बहुत ही महान मुक्केबाज है। हर हमारा मुक्केबाज है वो चाहता है कि वो मैरी कॉम बने, वो विजेंद्र जैसा बने। तो कितने खुश हैं आप? एक लड़की ने गोल्ड दिलाया भारत को। आज भारत की लड़की ने, हमारी लड़की ने, भारत माता की जय हो, आज बेहद खुश।
जिस तरह से पिछले कुछ वर्षों में बॉक्सिंग पे काम हो उसका साफ नजर आ रहा है, किस तरह से हमारे भारतीय बॉक्सर यहाँ पर कमाल कर रहे हैं। नीतू ने यहाँ पर गोल्ड जीता है, वो 2 बार की यूथ वर्ल्ड वुमेन बॉक्सिंग की चैंपियनशिप की गोल्ड मेडलिस्ट है, कॉमनवेल्थ में भी उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो आशा करते हैं कि ये बॉक्सर आने वाले समय में भारत के लिए और मेडल जीतेंगी और इसी साल एशियन गेम्स में भी है और अगले साल पेरिस ओलंपिक्स हैं। तो पूरी उम्मीद है कि नीतू ने जिस तरह से की बॉक्सिंग खेली है आने वाले समय में भारत को और गोल्ड मेडल जिताएगी और देश का नाम रोशन करेगी। कैमरा पर्सन महेश शर्मा के साथ नारायण सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। और खबर क्रिकेट के मैदान से। विमेंस प्रीमियर लीग के पहले सीजन का फाइनल मुकाबला रविवार को मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में खेला जाएगा। मुंबई और दिल्ली दोनों ने ही ग्रुप स्टेज में शानदार प्रदर्शन किया था, ऐसे में फाइनल मुकाबले के रोमांचक होने की उम्मीद है। विमेंस प्रीमियर लीग के फाइनल मुकाबले के लिए दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस तैयार हैं। दोनों टीमों का लीग मैचों में प्रदर्शन शानदार रहा है और दिल्ली ने तो इस कड़ी में खुद को एक कदम आगे रखते हुए शानदार तरीके से खुद को फाइनल में पहुंचाया है। दिल्ली की कप्तान मैग लेनिंग पहले WPL का खिताब जीतकर अपने नाम पर एक और ट्रॉफी जीत दर्ज करना चाहेंगी। उनकी अगुवाई में ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में रिकॉर्ड 5वीं बार T20 विश्व कप का खिताब भी जीता था। ऑस्ट्रेलिया की कप्तान ने अब तक WPL में सबसे ज्यादा 310 रन बनाए हैं। दिल्ली की तरफ से मार्जान कैप और एलिस कैप्सी ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है। वहीं मुंबई इंडियंस की बात करें तो मुंबई की तरफ से अभी तक सीवर ब्रंट ने बल्लेबाजी और गेंदबाजी में अच्छा प्रदर्शन किया है। उन्होंने अब तक टूर्नामेंट में 272 रन बनाने के अलावा 10 विकेट भी लिए हैं। मुंबई के पास हेली मैथ्यूज के रूप में एक और उपयोगी ऑलराउंडर है, जिन्होंने अभी तक 258 रन बनाने के अलावा 13 विकेट भी चटकाए हैं। लेकिन हाँ, अगर मुंबई को फाइनल में बड़ा स्कोर करना है तो हरमनप्रीत को एक अच्छी पारी खेलनी होगी। कुल मिलाकर साफ है कि ये मुकाबला कहीं न कहीं नर्व्स पर कंट्रोल करने का भी रहेगा, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं कि दोनों के पास बेहतरीन खिलाड़ी हैं। ऐसे में अनुभव सबसे अहम रोल अदा करेगा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और अब नजर डालते हैं देश की कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर फटाफट अंदाज में। पंजाब में बीएसएफ के जवानों को बड़ी सफलता मिली है। बीएसएफ ने तरन तारण इलाके से नशीले पदार्थ के कई पैकेट बरामद किए हैं। बीएसएफ ने इससे पहले भी भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास से अमृतसर में नशीले पदार्थ के 3 पैकेट बरामद किए थे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने सुरक्षा बलों के साथ बांदीपोरा के सुमलार इलाके से आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आतंकियों का नाम अबरार अहमद वानी और दानिश परवेज है। सुरक्षा बलों ने उनके कब्जे से आपत्तिजनक सामग्री और 2 चीनी ग्रेनेड बरामद किए हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने डकैती के बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए दिल्ली एनसीआर में छिपे बिहार के फरार अपराधी कृष्णा यादव को गिरफ्तार किया। कृष्णा यादव गोपालगंज में सशस्त्र डकैती सह फायरिंग मामले में आरोपी है। पुलिस ने उसके पास से .315 की एक सिंगल शॉट पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। तेलंगाना राज्य लोक सेवा आयोग पेपर लीक मामले में एसआईटी के अधिकारी तेलंगाना बीजेपी प्रमुख बंदी संजय के आवास पर उन्हें नोटिस देने पहुंचे। गौरतलब है कि बंदी संजय को संबंधित दस्तावेजों के साथ एसआईटी के सामने पेश होने के लिए पहले ही समन भेजा जा चुका है। शनिवार को फिर से उन्हें एसआईटी के अधिकारियों के सामने 26 मार्च को पेश होने के लिए रिमाइंडर नोटिस जारी किया गया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और सिंगापुर के उच्चायुक्त साइमन वोंग ने गुवाहाटी के मुनॉल टावर में सिंगापुर सरकार के स्वामित्व वाले इंफ्रास्ट्रक्चर कंसल्टेंसी फर्म सुरबाना जुरोंग के पहले गुवाहाटी कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर सिंगापुर के उच्चायुक्त ने कहा कि हम पीएम मोदी की एक्ट ईस्ट नीति में विश्वास करते हैं और उनके प्रयासों और पूर्वोत्तर के लिए उनके दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमृतसर में राधा स्वामी सत्संग ब्यास का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने राधा स्वामी सत्संग ब्यास के प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों से मुलाकात की और डेरे के भीतर चल रही विभिन्न सेवाओं के बारे में जानकारी हासिल की। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में शुक्रवार को सीआरपीएफ के सामने 16 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। इन नक्सलियों में एक 8 लाख और एक 5 लाख रुपए का इनामी नक्सली भी शामिल है। आत्मसमर्पण करने वाले सभी नक्सली सुकमा जिले के अलग अलग इलाकों में काफी लंबे समय से सक्रिय थे। गर्म होती धरती और ग्लोबल वार्मिंग के शिकार दुनिया को संवेदनशील बनाने और ऊर्जा की खपत कम करने के लिए अर्थ आवर डे मनाया गया। 8:30 बजे से 9:30 बजे तक, यानी अभी ये जारी है। पूरे 1 घंटे तक लाइटों को बंद रखा गया
और ये कार्यक्रम जारी है। दिल्ली से लेकर मुंबई तक ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में 31 मार्च 2007 को पहली बार अर्थ आवर डे का आयोजन किया गया था। इसके बाद यह आयोजन धीरे धीरे पूरी दुनिया में होने लगा। तो न्यूज नाइट के इस अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।